हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका 2, 3, 4 अप्रैल को जो हुआ था, उन्हीं एग्ज़ाम को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। दोस्तों, जनरली संसाधन दो प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक संसाधन। जो मानव निर्मित संसाधन होता है वो मानव द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक संसाधन को मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, वो ईश्वर के द्वारा ही बनाया जाता है। तो मानव निर्मित संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, जो सूर्य से जो हमारा ऊर्जा निकल रहा है, क्या इसको इंसान ने बनाया है? ये इंसान ने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मानव निर्मित है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद में अजय अचक्रिय, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? पुनः पूर्ति योग्य होगा। क्यों होगा? आप इस बात को सुनिए। सौर ऊर्जा ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आज भी सूर्य हमें ऊर्जा देगी और कल भी हमको देगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? यह पुनः पूर्ति योग्य हो सकता है। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सुंदरवन है। दोस्तों, सुंदरवन क्या है? तो सुंदरवन जो है एक डेल्टा है जो कहाँ पाया जाता है? जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं कुछ आपको डेल्टा से प्रश्न बताता हूँ। जितना भी नदियाँ होती है वो डेल्टा बनाती है और एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा के पिता दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? डेल्टा के पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं, और हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का भी पिता कहते हैं। हेरोडोटस ने पहला डेल्टा नील नदी के पास देखा था, जिसका आकार त्रिभुजाकार था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन तीसरा नंबर का है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? हम सब जानते हैं जो मिट्टी जल के द्वारा लाई जाती है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक फसल का उपजाऊ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल वाले इलाका में पाया जाता है, जैसे राजस्थान उजस्थान हो गया, ये सब इलाका में पाया जाता है। तो चलिए चौथा नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। दोस्तों, प्राकृतिक गैस ये हजारों साल लाखों साल हमारे धरती के अंदर जो पदार्थ गल सड़ जाते हैं उनके जीवाश्म से ये उत्पन्न होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? खनिज ऑप्शन में एक में है यूरेनियम के साथ, ऑप्शन बी है कोयला के साथ, ऑप्शन सी है खनिज तेल के साथ, ऑप्शन डी है चूना पत्थर के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खनिज तेल के साथ। अच्छा, प्राकृतिक गैस को हम लोग पूछेगा किस नाम जानते हैं? इसको हम लोग मीथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। पूछेगा मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दलदली वाले स्थान में, धान के खेत में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और मीथेन गैस जो है, मीथेन गैस का हम लोग प्रयोग घर के एलपीजी सिलेंडर में भी करते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? दोस्तों, समुद्र क्षेत्र में 200 कितना होता है? 200 किलोमीटर से दूर की सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब समुद्र तल से 200 किलोमीटर की सीमा को हम लोग आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और ये पूछेगा कि समुद्र की दूरी हम लोग किस में नापते हैं? तो हम लोग नॉटिकल मील में मापते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला है। हम लोग जानते हैं कि सबसे जो अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है। दोस्तों, बिटुमिनस वही कोयला है जो सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट दोनों अच्छा क्वालिटी का कोयला है, इसके बाद बिटुमिनस है। सबसे घटिया कौन है? पीट कोयला है, जिसको हम लोग झड़िया कोयला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। पूछा है कि गोविंद सागर जो झील है वो उसका संबंध किससे है? रिहंद बांध से है। दोस्तों, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। हीराकुंड बांध से है, ऑप्शन सी है भाखड़ा नागला बांध से है, ऑप्शन डी है नरोड़ा बांध से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागला बांध के पीछे गोविंद सागर झील बना हुआ है जो कृत्रिम जलाशय है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, भाखड़ा नागला बांध पूछेगा किस नदी पे है? तो आपको बताना है ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। हीराकुंड बांध पूछेगा किस नदी पे है? तो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। किस नदी पे है? तो महानदी पे है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के संग्रहण से। नहीं, डाकू का अर्थव्यवस्था क्या होता है? संसाधन का संग्रहण इकट्ठा थोड़ी करता है। तो इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से। हाँ, ये संसाधन को नष्ट करता है। क्या करता है? संसाधन को नष्ट करता है। ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन सी में संसाधन के नियोजित दहन से। नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए दोस्तों, संसाधन जो होता है एक अनवीकरणीय होता है, एक नवीकरणीय होता है, जैव भी होता है, अजैव भी होता है। तो जो अनवीकरणीय संसाधन है
इसको अगर हम एक बार यूज करेंगे तो दोबारा इसको हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। तो कोयला को अगर हम एक बार यूज कर लिए तो क्या फिर से कोयला को हम जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे। फिर से हम प्राप्त कर पाएंगे? नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि मैंने सूर्य का बताए थे, सौर ऊर्जा क्या था? यह पुनः पूर्ति योग्य था, तो इसलिए वो नवीकरणीय था। आज भी सूर्य हमको ऊर्जा देगा, कल भी देगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.5 किलोमीटर तक। आप याद रख लीजिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध है। अब तो बच्चा जानता है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन बांध है? वो हीराकुंड बांध है। अभी बताया मैंने, कहाँ पे है? ये उड़ीसा के महानदी पर है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। भाखड़ा नागला बांध जो सतलज नदी पर है, सबसे ऊंचा बांध है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों फिर आप देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसको एक बार यूज कर लिए दोबारा इसको हम नहीं बना सकते हैं। अगर पेट्रोलियम का अगर एक बार अगर हम यूज कर लिए फिर से पेट्रोल हमको प्राप्त होगा? नहीं ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन होगा। अगर इसको हम प्राप्त कर लेते तो वो क्या होता है? फिर से नया जैसा कर लेते तो नवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनवीकरणीय। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो मैं आपको काली मृदा का सब नाम मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों काली मृदा को हम लोग कहते हैं रेंगुर मृदा। क्या कहते हैं? पहला तो हम लोग कहते हैं रेंगुर मृदा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा भी हम लोग कहते हैं। और काली मृदा को हम, अच्छा इसको हम क्यों कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा? थोड़ा अब मृदा आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप खेत में जाते हैं तो मिट्टी वहाँ का लगता होगा फटल फटल टाइप में है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। दोस्तों काली मृदा को केरल में करेल के नाम से जाना जाता है। कहाँ क्या नाम जाना जाता है? करेल के नाम से जाना जाता है। विश्व में काली मृदा को चरनोजम के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है, तो रेंगुर मृदा। दोस्तों काली मृदा में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो काली मृदा में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो किसका होगा? वो होता है कपास का। किसका होता है? कपास का होगा। इसलिए काली मृदा को हम अगला नाम देते हैं कपासी मृदा। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर का, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आयुर्वेद का जनक हम लोग कहते हैं चरक को। किसको कहते हैं? चरक को कहते हैं। चरक का किताब का नाम पूछे तो आपको बताना है चरक संहिता। क्या बताना है? चरक संहिता। अच्छा पतंजलि किसका जनक है? ये योग का जनक है। किसका जनक है? योग का जनक है। इसका किताब का नाम पूछे क्या बताना है? महाभाष्य। क्या बताना है? महाभाष्य बताना है। अच्छा सांख्य दर्शन का पिता पूछे कौन है? तो महर्षि कपिल। कौन है? महर्षि कपिल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 15वां नंबर का प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? सोपानी कृषि को हम लोग ये जो है सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीढ़ी नुमा कृषि सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा भूमि ह्रास का पूछेगा कि सर्वाधिक कारण या भूमि निम्नीकरण का सर्वाधिक कारण पूछेगा कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ होता है? तो आपको बताना है पंजाब में होता है। कहाँ होता है? पंजाब में होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, जिसके कारण मृदा ह्रास भी उत्पन्न होता है। चलिए 16वां नंबर का प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मैंने आपको बताया था, जहाँ पर मरुस्थल होगा वहाँ बालू होगा। मरुस्थल उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं। वो कौन सा है? तो राजस्थान अपना है। तो ऑप्शन बी इसका तो कुछ सोचने का जरूरत नहीं है कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है? दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा केंद्र है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। उसी प्रकार आपसे पूछे कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। नरोरा। कलपक्कम पूछे कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उसी प्रकार आपके पूछे कुडुनकुलम, ये भी कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछे काकरापाड़ा कहाँ है? ये गुजरात में है। आप ये सब बात केंगा पूछे केंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछे तो आपको बताना है कि कर्नाटक में है। आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का है कि हीराकुंड बांध है। पीछे मैंने बता के आया कि हीराकुंड बांध। दोस्तों फिर मैं आपको एक ट्रिक्स के साथ फिर से मैं आपको बताता हूँ। आपको जब हीरा मिलेगा तो आप क्या हो जाइएगा? महान हो जाइएगा। महान जब हो जाइएगा तो लोग कहेगा कि आपका तो पैर जमीन में नहीं टिकता है, आसमाने में उड़ता है। तो याद रख लीजिएगा उड़ीसा में। तो महान से याद रख लीजिएगा महानदी। उड़ीसा में किस नदी पर है? तो ये महान नदी पर है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं
नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। दोस्तों कोडरमा जो पड़ता है ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और झारखंड तो हम लोग जानबे करते हैं किस क्षेत्र में आगे है, ये अभ्रक उत्पादन में आगे है, इसलिए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अभ्रक को हम लोग कहते हैं भूरा सोना। क्या कहते हैं? भूरा सोना। हम लोग पूछे किसको कहते हैं? अभ्रक को कहते हैं। अगर पूछे कि द्रव सोना किसको कहते हैं तो आपको बताना है प्लेटिनम कपास को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि पीला सोना हम लोग किसको कहते हैं तो यूरेनियम को कहते हैं। आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। लोह अयस्क तो आप जानबे करते हैं, लोहा का 4 अयस्क होता है, आगे मैं बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्राणियों के शरीर में 60 से 70% होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 60 वाला हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जब ऐसे ऑप्शन में रहे 40 से 50% तब आप उस टाइप का ऑप्शन में जाइएगा, नहीं तो फिलहाल ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 से 70 के बीच में होता है, यानी 65% क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ ऑप्शन सी नहीं होगा, 65% हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मैंने अभी बताया कि कपास की खेती जो होता है सर्वाधिक होता है वो काली मिट्टी में होता है। काली मृदा को हम लोग रेंगुर मृदा कहते थे, और काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का खेती होता था, इसलिए इसको हम अगला नाम कपासी मिट्टी भी देते थे। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है, और महाराष्ट्र यानी मुंबई में पाया जाता है। तो इसलिए काली मिट्टी में सर्वाधिक पूछेगा किसका उत्पादन होता है तो काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है किसका होता है? कपास का होता है। किसका होता है? कपास का होता है। और कपास से हम लोग क्या बनाते हैं? सूती वस्त्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सूती वस्त्र बनाते हैं। और सूती वस्त्रों की राजधानी पूछेगा कहाँ है, इसलिए सूती वस्त्रों की राजधानी महाराष्ट्र यानी कहाँ है? मुंबई है। और मुंबई को हम लोग बॉलीवुड का शहर या सपनों की नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई के कारण। दोस्तों पंजाब में पहले आप समझिए कि भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि निम्नीकरण का मतलब कहने का है कि भूमि के क्वालिटी में कमी, भूमि के गुणवत्ता में कमी। कहने का मतलब आज जो ज़मीन 50 कुंटल अनाज दे रहा था, कल ये ज़मीन आपको जो होगा 40 कुंटल अनाज देगा। तो क्या हुआ? भूमि के क्वालिटी में कमी आया ना। तो ऐसा समस्या हमको कहाँ देखने को मिलता है तो हमको पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र में हमको दिखता है। क्या होता है वहाँ पर? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर पंजाब और हरियाणा में ज़मीन कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सहायता से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अधिक सिंचाई करके फसल का उत्पादन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होता है। अगर आपको हम साधारण भाषा में अगर कहें, अगर आपका खाने का लिमिट है 5 रोटी, आपको खिलाया जाएगा 50 रोटी, तो आपका क्या होगा? पेट तो खराब हो ही जाएगा। उसी प्रकार भूमि के साथ है। भूमि का उत्पादन क्षमता अगर मान लेते हैं कि 30 कुंटल है, अब हम इससे टेक्नोलॉजी की सहायता से 50 कुंटल कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो थोड़ा तो इसका भी तो तबीयत खराब होगा। तो अधिक सिंचाई के कारण ही होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भारत में लगभग पूछेगा कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, मतलब भूमि बंजर हो चुका है। क्षरण मतलब खत्म हो चुका, नष्ट हो चुका है। इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 13 करोड़ हेक्टेयर। अगर पूछे कि विश्व में कितना जमीन पर कृषि किया जाता है तो 137 करोड़ हेक्टेयर पर। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि लोह अयस्क है। लोहा का जो अयस्क है, लोह अयस्क क्या है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन है। ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। कितना बार इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों लोहा को हम लोग कहते हैं उद्योग की जननी। क्या कहते हैं? उद्योग की जननी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी उद्योग होता है सब मान के चलिए कागज़ पत्थर से थोड़ी ना बनता है। सब तो जितना भारी और बड़ा बड़ा उद्योग है वो सब लोहा से ही तो बनता है। इसलिए लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग की माता या उद्योग की जननी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों देश के बांधों को भारत का मंदिर जो कहा था, कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, देश के बांधों को मंदिर पूछेगा किसने कहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो 96.5% निहित है। कितना है? 96.5% निहित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग पीने लायक है, तो 4% भाग ही मात्र पीने लायक है। पृथ्वी पर जल पूछेगा कि कितना हिस्सा में पाया जाता है, तो 1/3 हिस्सा में क्या पाया जाता है? जल ही पाया जाता है। आप ये सब बात भी याद रख सकते हैं। 27वां नंबर का प्रश्न आपके सामने है मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो कौन सा है? एडिन है। कौन सा है? एड्रीन है। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, एड्रीन हो जाएगा। यूरिया, दोस्तों यूरिया में सर्वाधिक पूछेगा किसका मात्रा होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। कितना होता है? 78% होता है। कितना होता है? 78% होता है। अगर पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस का भूमिका है, तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन का है। कितना है? 78% है। ऑक्सीजन का पूछे कितना प्रतिशत है, तो 20% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। 0.02 कौन गैस है? ओजोन गैस है। आप ये सब बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? जहाँ पे जल का उपस्थिति होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी को दोस्तों हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। लाल ग्रह पूछेगा किसको कहा जाता है, तो लाल ग्रह दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आयरन की मात्रा पाया जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। हरा ग्रह पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? अरुण ग्रह को कहते हैं, और यह लेटा हुआ ग्रह है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संरक्षण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो भारत में जो है विश्व के जनसंख्या का जो है 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का निवास करती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना हम सब जानते हैं कि सोन नदी घाटी परियोजना है। और ये नदी सोना, इस नदी में थोड़ा बहुत इसका मिट्टी से क्या निकलता है? बालू से सोना निकलता है। बहुत कम मात्रा में निकलता है, मतलब लागत जितना आप मेहनत कीजिएगा उससे ज़्यादा आपका खटनीय है, इनकम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बिहार में पूछेगा ऐसा कौन सी नदी है जिससे हल्का बहुत सोना निकलता है, तो आपको बताना है कि सोन नदी है। रिहंद नदी घाटी, रिहंद नदी पर यह परियोजना बना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह भारत की पहली परियोजना है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। भाखड़ा नागला पीछे तो बता के आए हैं, सतलज नदी पर है। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण हुआ था? वो हुआ था 19.27%। कितना हुआ था? 19%। क्वेश्चन क्या है? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण हुआ था? 19.27% क्षेत्र पे हुआ था। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कितने प्रतिशत वन की कमी होने से वन का कमी माना जाएगा? तो आपको बताना है कितना माना है? 33%। अगर किसी राज्य में अगर 33% से अगर कम वन है तो वन का कमी माना जाएगा। बिहार में पूछेगा कितना है? आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने है, वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो भारत में जो वन का विस्तार अभी तुरंत में आपको बता करके आए हैं कितना है, तो 20% है, यानी कि 19.27 लगभग कितना हो गया? 20%, यानी कि 20 पॉइंट, इसका आसपास में कौन है? 20.60 ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो कितने क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये 7.1 क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जेलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो कितना प्रतिशत वन है? तो आपको बताना है कि 60.11% पर वन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? दोस्तों चरक का किताब का नाम था चरक संहिता। क्या नाम था? चरक संहिता इसका किताब का नाम था। इसको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ये कहाँ का था? तो ये भारत का था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये सबसे अधिक विस्तार दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को हम लोग
और किस नाम से जानते हैं? हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। पूछेगा हृदय प्रदेश किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और मध्य प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग नदियों की मायका के नाम से जानते हैं। तो आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसको कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो कितना हुआ है? तो 26,200 हुआ है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो कितना था? तो 4 अरब हेक्टेयर जो था भूमि। क्वेश्चन क्या कहता है? AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में इसमें कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ था? तो 4 अरब हेक्टेयर पर हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मयूर यानी मोर है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखाने हेतु प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज क्या होता है? जिसको हम खोद के बाहर निकालते हैं, वो क्या सब क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। तो चलिए हम आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है, टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है? दोस्तों टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। किसका में होता है? तो कैंसर का इलाज में होता है। मलेरिया का दवा का नाम पूछे क्या है? तो आपको बताना है कुनैन। क्या है? कुनैन है, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और टीबी को अगर हम लोग पूछे किस नाम से जानते हैं? टीबी को हम लोग तपेदिक या यक्ष्मा या क्षय रोग के नाम से हम लोग जानते हैं टीबी को। इतना नाम से हम लोग टीबी को जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से कौन सा बीमारी? ट्यूबरक्लोसिस नामक जो बीमारी होता है टीबी से ही होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? मैंने आपको बताया था, शुरुआत में करके आए हैं, तारापुर यानी महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अच्छा, कल्पक्कम मैं पीछे डिस्कशन में बताया था। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कुडुनकुलम कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। और आपसे पूछे और काकड़ापाड़ा कहाँ है? तो ये गुजरात में है। तो ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? वो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? दोस्तों गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है, जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो डॉल्फिन क्या होता है? नेत्रहीन होता है। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। और इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? दोस्तों एक लोहा एक खनिज है जिसको उद्योग की जननी माना जाता है। मैंने बताया क्योंकि जितना भी उद्योग बनता है सब कागज़ का पत्थर का थोड़ी बनता है, सब किसका बनता है? भारी भारी उद्योग, सब बड़ा बड़ा उद्योग है, सब लोहा इस्पात का बनता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। लोहा का 4 प्रकार होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, महल से मैंने आपको ट्रिक बताया था, लॉ से लिमोनाइट, सौ से सिडेराइट। मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, लगभग 600 आदमी में पता नहीं आप लोगों को कैसे पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। आप लोगों ने सब ने आंसर गलत दिया था। आपने किसका लगाया था? कोयले का, इसमें आपने टिक लगा दिया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो अभी मैंने आपको बताया महल से म से मैग्नेटाइट, ह से हेमेटाइट, लॉ से लिमोनाइट, सौ से सिडेराइट। खोजिए हेमेटाइट है, ये है किसका प्रकार है? लोह का प्रकार। तो हेमेटाइट मिल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि बिटुमिनस एंथ्रासाइट ये किसका है? कोयले का प्रकार है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? वो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक में है। अच्छा पूछेगा कद्रेमुख का संबंध किससे है? तो ये भी जो है लोहा उत्पादक क्षेत्र है। और पूछे कि बैलाडीला, कद्रेमुख का मतलब होता है, कद मतलब होता है घोड़ा, मतलब यहाँ का जो पहाड़ जो स्थान है ये घोड़े के आकार के जैसा है। और बैलाडीला ये मतलब बैल के आकार के जैसा है। तो बैलाडीला लौह अयस्क केंद्र पूछेगा कहाँ पर है? ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। झारखंड में कौन है? जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और उड़ीसा में कौन है? राउरकेला स्टील प्लांट है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग 100+ पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
52 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लोहा किस में पाया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मैग्नीज में पाया जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का है। और एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? तो डोलोमाइट। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, अब्रक को भूरा सोना कहते हैं, ये तो पता ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ भारत का 20% लोह उत्पादन करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में पूछेगा कौन कौन जगह है? तो बैलाडीला है। क्या है? बैलाडीला है। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बस्तर भी है, जो लोह उत्पादक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन किया जाता है? तो हम जानते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन होता है। कितना होता है? 80% होता है। अगर पूछे कि झारखंड में सर्वाधिक किस अब्रक का उत्पादन होता है, सबसे अच्छा अब्रक कौन सा है, तो आपको बताना है गुलाबी रूबी। क्या बताना है? गुलाबी रूबी अब्रक जो है ये कहाँ का है? झारखंड का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनसा कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज, यहाँ देखिए सोना चांदी टीन अब्रक। ये तो देखिए आपको बता देगा कि सोना चांदी टीन ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। और जबकि अब्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, उड़ीसा का किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा? तो दोस्तों उड़ीसा जो है मैग्नीज का उत्पादन में सर्वप्रथम है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। उड़ीसा में कौन बांध था? हीराकुंड बांध था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तांबा और टीना को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता कहते थे। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। कितना है? तीसरा स्थान है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ता है। इसका जो अयस्क क्या है? डोलोमाइट होता है। ये बता के आए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो हाँ डी इधर से घूमता इधर से घुमा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? धारा 21 का संबंध दोस्तों वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। मतलब वन में रहने वाले जीव और प्राकृतिक संसाधन को बचाने से है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 61 नंबर के प्रश्न में, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? यहाँ तांबा का भंडार पूछ रहा है कितना है? तो तांबा का भंडार कितना है दोस्तों? 125 करोड़ टन है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? मैंने आपको बताया था गोंडवाना काल का जो कोयला होता है सबसे अच्छा कोयला होता है। ये कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भारत में सर्वप्रथम कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ था? रानीगंज में प्राप्त हुआ था। अगर पूछे झारखंड में कौन सा जगह है जो झारखंड नहीं, उड़ीसा में कौन सा जगह है जो कोयले के लिए फेमस है? तो आपको बताना है तलचर। क्या बताना है? तलचर बताना है। और सिंगरौली ये भी जो है कोयला के लिए फेमस स्थान है। ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? तो क्या है? चूना पत्थर है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? दोस्तों खनिज तेल का विशाल भंडार पूछे किस राज्य में है? असम में है। मैं जानते हैं असम के डिगबोई में है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। और तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ पर है? तो बरौनी में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो चलिए मुंबई हाई कहाँ पर है? ये जो है खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है जो मुंबई में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? मतलब ये नष्ट होने वाला है। तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। जल कभी धरती पर से नष्ट होगा? तो ये तो नहीं होगा। सूर्य कल आज ऊर्जा दे रहा है, आज सूर्य चमक रहा है तो कल भी तो चमकेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये खत्म हो जाएगा पूरा तरीका से, नहीं हो जाएगा। कोयला मैंने आपको बताया, कोयला को एक बार जला दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। जबकि पवन मतलब हवा होता है। हवा भी क्या है? आज भी हमको मिलेगा, कल भी मिलेगा, जिस रूप में है वैसे मिलेगा। तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अनवीकरणीय में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? तो हम लोग प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं विद्युत को कहते हैं। उदाहरण नहीं है कोयला। देखिए कोयला क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। इसमें जो है कौन कौन आएगा? सारा कृषि आ जाएगा। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, क्योंकि ये सब तो धरती से ही प्राप्त होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जबकि विद्युत जो है ये नहीं आता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है?
ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला को कहते हैं गैर पारंपरिक। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था, उड़ीसा में है तलचर। क्या है? उड़ीसा में है तलचर। और मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में क्या है? सिंगरौली है। ये सब जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल इसका और भारत में कोयले का सर्वप्रमुख पूछ रहा है ना, तो सर्वप्रमुख में आपको बताना है छत्तीसगढ़। क्या बताना है? छत्तीसगढ़ बताना है। चलिए ऑप्शन सॉरी अभी क्या करा, कोयला का भारत में न पूछ रहा है, तो झारखंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उड़ीसा में पूछे कौन जगह, तो तलचर है। और वहीं अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। तो ये सब बात आप याद रख लीजिएगा, जब जगह जहाँ से पूछेगा वहाँ से आपको बताना है। चलिए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, तो एंथ्रेसाइट है। तो इसका बारे में क्या ही सोचना। सबसे घटिया पीट कोयला है और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट ही होता है। उसके बाद लिग्नाइट, दोनों कोयले का अच्छा प्रकार है। लिग्नाइट को हम लोग का क्या कहते हैं, कोयला को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? काला हीरा कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस हम लोग मीथेन को कहते हैं। आप ये सब बात तो जानबे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा है। कौन सा है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। तो किस नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे पूछे सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना भारत की, तो कौन सा हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में स्थापित किया था। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? क्या सोचने का क्या बात है इसमें बरौनी आपको ऑप्शन में दिख रहा है और डिगबोई भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिगबोई। क्या हो जाएगा? असम में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके है, जब बिहार का पूछता तब बरौनी होता है, या भारत का ना पूछ रहा है। चलिए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो मैंने आपको बताया है महाराष्ट्र का तारापुर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, कैंगा कहाँ है? कर्नाटक में है। आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें कौन सा है? हम सब जानते हैं चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ ये सब नहीं है, केरल भी नहीं है। तो चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा है। आप ये सब बात तो जानबे करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो किस राज्य में है तो सौर ऊर्जा का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों भारत में सर्वप्रथम अगर सूर्य पूछेगा कि किस राज्य में उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ये खंभात की खाड़ी में पाया जाता है। गुजरात में है खंभात की खाड़ी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हाँ, मेघा पाटीगढ़ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। मेघा पाटीगढ़ का संबंध किससे था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। तो जो नर्मदा नदी पर बनने वाला बांध के विरुद्ध था। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बन रहा था? तो सरदार सरोवर बांध बनने का विरुद्ध में चलाया गया वहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा। कौन सा बांध था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मेघा पाटीगढ़ ने चलाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। कई बार मैं आपको बता के आया हूँ, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो सर्वाधिक जो अभाव है दोस्तों, लेड यानी सीसा का अभाव है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का हम लोग जानते हैं जादूगोड़ा। कौन सा है? जादूगोड़ा है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। घाटशिला किसके लिए है? आप लोग कमेंट में बताइए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 82 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था? पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। दूसरा आप लोग बताइए कहाँ हुआ था? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने। किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है। कहने का मतलब कोई संसाधन था, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो संसाधन थोड़ी कहलाएगा। संसाधन वो होता है जो मानव के लिए उपयोगी हो और जिसका हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे लिए सुख सुविधा प्रदान करता है, वो संसाधन कहलाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वाधिक वर्षा होती है तो हम सब जानते हैं असम के चेरापूंजी में होती है। कहाँ होती है? अच्छा, यहाँ मासिनराम दिया हुआ है, तो यहाँ तक कहाँ हो जाएगा? मेघालय, मासिनराम में हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पहले ये चेरापूंजी था, लेकिन अब क्या है? मासिनराम में है। चलिए पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? क्या कर रहा है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? ये जो है दोस्तों, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वही पूछे कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो आपको बताना है कौन सा है। एक सींग काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण पूछ रहा है, कौन सा है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण दोस्तों बरौनी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में दोस्तों क्या पाया जाएगा? झरिया एक प्रकार का क्या है? कोयला है। तो क्या पाया जाएगा? झरिया कोयला, जिसको हम लोग घटिया कोयला कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर पाया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और रेशम से हम लोग याद रखते हैं, भारत के भागलपुर को हम लोग कहते हैं रेशम की नगरी कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। बिहार में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? भागलपुर में ही होता है। दोस्तों रेशम का 4 अवस्था होता है। पहला होता है अंडा, दूसरा होता है लार्वा, तीसरा होता है प्यूपा, चौथा होता है कोकून। क्या होता है? कोकून होता है। दोस्तों जो प्यूपा अवस्था है, रेशम का युवा अवस्था है, इसी अवस्था में सर्वाधिक रेशम उत्पादन होता है। रेशम का पूछेगा प्रकार कौन सा है? मूंगा, ईड़ी, तसर, ये सब किसका प्रकार है? तो रेशम का प्रकार है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। ये रहा टोटल आज के 88 प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने आज थोड़ा कम डिस्कशन कराया, इसके लिए सॉरी, लेकिन अगला दिन मैं ज़्यादा कराऊँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।